Namaskar दोस्तों, I am Purnima from Fertility Dost. Good evening and welcome to yet another interesting session. First of all, let me thanks UNS for arranging such wonderful sessions with the top most fertility specialist around the India. और आज हम जिनसे बात करने वाले हैं, उनका more than 30 years का experience है. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू आस्क योर क्वेरीज. ऐसा मत सोचिएगा कि ऑनलाइन है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आप कुछ नहीं पूछ सकते. बिल्कुल पूछिए. और अगर कहीं पूछने में कुछ हिचक है, आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे कैसे, देन इन अ वाइल आई विल जस्ट फ्लैश आर ऑफिशियल नंबर. आप वहाँ पे मैसेज कीजिए और आपके सवाल, आपकी क्वेरीज जो हैं वो एनोनिमसली मैं यहाँ पे पूछूंगी. पर बस आप इस सेशन को देखिएगा ज़रूर, बिकॉज आज हम बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं. वी ऑल नो व्हाट इज आईवीएफ, व्हाट इज आईयूआई, व्हाट इज इक्सी आईवीएफ, बट अदर थिंग्स ऑल्सो. आईवीएफ फेल हुआ तो क्यों हुआ? क्या एम्ब्रियोज में इश्यूज थे? क्या यूट्रस में प्रॉब्लम थी? और अगर शुरू से बात करें तो क्या गैमीट्स में ही कुछ प्रॉब्लम थी? सो इन सारे केसेस को, इन सारी बातों को हम आज एक बहुत सीनियर डॉक्टर के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. तभी हमने हमारे साथ साथ आज इतने सीनियर गेस्ट हैं, तभी हमने इस टॉपिक भी बहुत स्पेशल चूज किया है, एंड दैट इज व्हाई एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन फेल्स. यस, व्हाई. हर बार हर किसी के दिमाग में, दिल पे यही सवाल है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और अगर ये फेल हुआ तो मेरे साथ ही क्यों हुआ? जो मेरे साथ थी उसका पॉजिटिव क्यों आया? क्या मुझ में कुछ इश्यूज थे? मेरी टेक्निक्स में कुछ प्रॉब्लम्स थी? क्या डॉक्टर ने कहीं कुछ मिस कर दिया, या मैं एज अ पेशेंट कुछ अच्छे से नहीं कर पाई? तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट न्यू टेक्निक्स, ऑल अबाउट द थिंग्स दैट वी कैन यूज, ऑल अबाउट द न्यू प्रोसीजर्स. आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे लगता है कि आपको उस चीज के बारे में ज्यादा पूछना है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा. हम आपका सवाल, आपके डाउट्स जरूर पूछेंगे. सो चलिए सेशन शुरू करते हैं, एंड लेट मी invite our very senior doctor to the main screen. Namaskar, Dr. Tyagi. Welcome to Fertility Dose. नमस्कार. So viewers, मुझे लगता है लखनऊ या लखनऊ के आसपास के लोगों को तो चेहरा देख के ही पता चल गया होगा. हमारे और पूरी दुनिया दुनिया तो नहीं कहूँगी, बट यस, पैन एशिया दिस सेशन इज देयर. सो हमारे और व्यूअर्स के लिए let me introduce Dr. Tyagi with you. We have today Dr. Rajul Tyagi with us, and she's a director of Javitri Hospital and Test Tube Center, Test Tube Baby Center, Lucknow. She is a president of Association of Private Gynec, Lucknow. So viewers, she has many years of experience. जैसा कि मैंने पहले भी बोला, 30 years का experience. इतने सालों का एक्सपीरियंस और इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस को इन्होंने सॉल्व किया है कि जैसे जैसे हम सवाल पूछेंगे, उनके जवाब सुनते ही आपको समझ आ जाएगा. तो मैं कहूँगी कि वन स्टॉप सोल्यूशन सेशन है ये आप लोगों के लिए आज. शी हैज ऑर्गेनाइज्ड मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, एंड हर मेन फोटे ऑफ स्पेशलाइजेशन, जो कि आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, लेजर हैचिंग, एम्ब्रियो बायोप्सी, स्टेम सेल थेरेपी, जो कि एक बहुत नई टेक्निक है. लोगों ने सुना है पर शायद ज़्यादा जानकारी नहीं है. आज हम वो सब डिस्कस करेंगे. शी हैज़ मेनी अवार्ड्स in her kitty, we can say, including Nari Awards, Istri Shakti Puraskar, and Best Woman Achiever Awards. These are the few that we can mention, and the list goes on. डॉक्टर राजुल, आपके साथ हम आज बात करना चाहेंगे कि वाई एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन फेल्स. ऐसा क्या है कि सब कुछ हम करते हैं, सब कुछ हमारे डॉक्टर करते हैं, बट फिर भी जब 15 दिन के बाद रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट नेगेटिव होता है. व्हाट कुड बी द रीजन, मैम? देखिए, जब एक पेशेंट आईवीएफ कराता है, बहुत आशा के साथ वो डॉक्टर के चैम्बर में आता है और बहुत आशा के साथ अपना ट्रीटमेंट करता है, और अब उसको लगता है कि अब उसके दुख के दिन थे वो खत्म हो गए हैं, अब वो पॉजिटिव हो जाएगा. आईवीएफ कराया तो दैट मीन्स इट्स अ फाइनल, नाउ शी इज गोइंग टू बी मदर. बट द मोमेंट शी गेट्स यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट,
वो हमारे पास आने से पहले ही खुद बाथरूम में इतना रो लेती है जब वो अपना नेगेटिव रिजल्ट देखती है। तो आईवीएफ का मतलब ये नहीं है कि आईवीएफ में आप 100% सक्सेस हो। नो वेयर इन द वर्ल्ड नो ट्रीटमेंट कैन बी 100% सक्सेसफुल। बट ऑफ कोर्स अगर हम अच्छी टेक्निक यूज करें, प्रॉपर ड्रग्स यूज करें और प्रॉपर केस सिलेक्शन, बेसिकली हर पेशेंट का जरूरी नहीं है आईवीएफ में सक्सेसफुल हो। आईवीएफ में सक्सेस होने की दो चीजें हैं, एक अच्छा एम्ब्रियो हो और एक गुड यूट्रस हो। बेसिकली इट इज ए क्रॉस टॉक और इट इज ए प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द गुड यूट्रस एंड ए गुड एम्ब्रियो। तो हमें ये सब चीजें देख के ही अगर हम करेंगे, केस को सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर सिलेक्शन करें पेशेंट का, क्या उसकी एज है, क्या उसका वेट है, क्या उसका बीपी ब्लड प्रेशर है, क्या उसको डायबिटीज है या कोई और डिजीज है, वो प्रॉपरली कंट्रोल है या नहीं। ये नहीं है कि हम पूरा हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटिक पेशेंट को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते हैं, बट हमें उसको प्रॉपरली कंट्रोल अगर हमने कर रखा है, उसके कोई हाई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, यूट्रस की क्वालिटी उसकी कैसी है, उसमें कोई रसौली, कोई फाइब्रॉइड, कोई सिस्ट तो नहीं है, वो प्रॉपरली ट्रीट करके उसमें हमें आईवीएफ ट्रीटमेंट में बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। पेशेंट अगर आया है तो इमीडिएटली हमें उसे आईवीएफ में नहीं ले जाना चाहिए। पहले उसका हमें पूरा वर्कअप करना चाहिए, प्रॉपर वर्कअप करके उसको फिट करना चाहिए, तब हमें आईवीएफ में करना चाहिए, जाना चाहिए। और आईवीएफ में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो। राइट। एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी होने के कई कारण हो सकते हैं। अब के द्वारा एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी का बन सकता है। हमने उस एम्ब्रियो के लिए, मतलब जो गैमेट बनाने के लिए हमने जो ड्रग्स लिए हैं वो किस क्वालिटी के लिए हैं। पहली चीज ड्रग्स। दूसरी चीज ये है कि कितने एक्सपीरियंस डॉक्टर को, आजकल हर हर गली में एक आईवीएफ सेंटर खुल रहा है, दे आर मशरूमिंग, आईवीएफ क्लिनिक्स आर मशरूमिंग। बट पेशेंट को देखना चाहिए वो किस डॉक्टर के पास जा रहा है, क्या एक्सपीरियंस है और बेसिकली उसकी लैब कितनी इक्विप्ड है। हम एक आईवीएफ की लैब एक छोटी सी 2 मशीन लगा के भी कर सकते हैं और 50 मशीन्स के साथ भी कर सकते हैं। तो हमें देखना चाहिए क्या क्या टेक्निक हमें यूज करनी है। तो ये सब चीजें अगर हम देख के सेलेक्ट करें प्रॉपर, तब हमारा रिजल्ट जरूर अच्छा जाएगा। और सिंपल एम्ब्रियो ट्रांसफर की जगह अगर हम ब्लास्टोसिस्ट डालें ट्रांसफर में, मतलब नॉर्मली एम्ब्रियो जो होता है वो 2 दिन या 3 दिन, 48 आवर्स या 72 आवर्स का की ग्रोथ का एम्ब्रियो होता है। बट अगर हम उसे बड़ा ज्यादा दिन का ग्रो करके, मतलब 120 आवर्स, मतलब 5 डेज का अगर एम्ब्रियो डालें, जिसको कि हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, वो अगर हम यूट्रस में डालेंगे तो उसका अटैचमेंट होने का ज्यादा चांसेस होता है और सक्सेस 70 to 80% आ जाती है। राइट, राइट, राइटली सेड डॉक्टर राजुल। एक्चुअली में जैसे आपने शुरू में बोला कि हमें ऐसा लगता है फर्स्ट आईवीएफ करवाया और बस सक्सेस हो गया। तो कहीं न कहीं जब फर्स्ट में ही हमको फेलियर मिलता है तो बहुत बहुत निराशा है, बहुत यस, सैडनेस है। एंड दिस इज द फीलिंग व्हिच वी कैन नॉट डिस्कस विद अदर्स, वी कैन नॉट शेयर कि हाउ वी आर फीलिंग। सबसे बड़ी बात ये। और ऐसे में अगर डॉक्टर हमें ये समझाए कि बहुत सारे तरीके हैं, न्यू टेक्निक्स आर देयर, तो सच में हमारी हिम्मत भी बढ़ती है नेक्स्ट साइकिल की तरफ आने के लिए। सो डॉक्टर राजुल, यू मेंशन दैट दो चीजें हो सकती हैं, या तो एम्ब्रियोज में प्रॉब्लम है या यूट्रस में। सो इसी से रिलेटेड वील आस्क वन क्वेरी हमारे कमेंट बॉक्स में है हमारे मेंबर के। So, ma'am, she is asking what are the reasons for implantation failure? I had day 3 top grade embryos, not implant. Uterus was perfect, lining was perfect. What could be the reason? सी वन थिंग इज दिस कि यू पेशेंट को डे 3 के एम्ब्रियो, व्हाट आई सेड, अभी मैंने आपसे यही कहा था ना, 3 दिन का एम्ब्रियो और 5 दिन के एम्ब्रियो में दोनों में फर्क है। बिल्कुल Right. ऐसे सोचिए, एक छोटा पौधा लगाया, एक बड़ा पौधा लगाया, तो छोटे पौधे की मुरझाने के चांसेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू बड़े पौधे के। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि एम्ब्रियो की जगह उसको सबसे पहले ब्लास्टोसिस्ट डालनी चाहिए। चाहे 3 की जगह एक ही डले, 2 ही डले, पर ब्लास्टोसिस्ट Mhm. होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उनमें लेजर हैचिंग होनी चाहिए। हो सकता है एल्डरली पेशेंट हो या पेशेंट की उम्र ज्यादा हो, पेशेंट के एग हार्ड हो, तो उसमें एम्ब्रियो जो है वो हैच होके बाहर ना आते हो, तो लेजर हैचिंग यूज करनी चाहिए। और कई बार आपको देखने में जो एम्ब्रियो बहुत अच्छा लगता है माइक्रोस्कोप में, वो अच्छा नहीं होता, तो उसकी हमें पूरी 120 डेज की, 120 आवर्स की पूरी रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए कि उसने किस तरह से ग्रोथ करी। ऐसे समझिए, एक बच्चा है
जो कि पूरे टेस्ट में रोजाना अच्छे टेस्ट की परफॉर्म करता है हर महीने, और एग्जाम में वो 80% मार्क्स लाता है। और एक बच्चा है जो पूरे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करता और एग्जाम में 82% मार्क्स लाता है। तो क्या आप उस 82% वाले मार्क्स को अच्छा कहेंगे? नहीं, मेरी मेरी निगाह में वो बच्चा ज्यादा अच्छा है जो पूरे महीने पूरे टेस्ट में अच्छी परफॉर्म करे। तो हमें वो एम्ब्रियो सेलेक्ट करना चाहिए जो अच्छा परफॉर्म करे। ये जरूरी नहीं है जो लास्ट डे जो हम डाल रहे हैं एम्ब्रियो, देखने में जो अच्छा लग रहा है वो रियलिटी में अच्छा हो। और इसके लिए हमें यूज करना चाहिए एम्ब्रियोस्कोप। एम्ब्रियोस्कोप, आई नो इट इज ए वेरी कॉस्टली अफेयर। हार्डली पूरे इंडिया में 8 या 10 आईवीएफ सेंटर में ये मशीन है। पर अगर हम इस मशीन का यूज करके अगर हम आईवीएफ करें तो हम 90% रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो डॉक्टर त्यागी, अभी आपने जैसे मेंशन किया कि लेजर हैचिंग करवाना चाहिए, दिस इज द न्यू टेक्निक एंड इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो आप प्लीज थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस लेजर हैचिंग, और कौन से ऐसे केसेस हैं या कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें लेजर हैचिंग का फायदा है? देखिए, लेजर हैचिंग यूजुअली उन केसेस में की जाती है जहां पेशेंट की एज मोर देन 35 हो। जिनमें एज ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, एग की क्वालिटी खराब हो जाती है और एग का जो बाहर का शेल होता है, जो बाहर का खोल होता है, वो हार्ड हो जाता है। इसको ऐसे समझिए जैसे कि एग में से चिकन हैच होके बाहर निकलता है, ऐसे ही हमारे एग में भी एम्ब्रियो हैच होता है। एग के बाहर के खोल को, बाहर के शेल को तोड़ के एम्ब्रियो बाहर निकलता है, और जब वो हैच होता है तब जो है वो एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस में जाके चिपकता है, और जब वो चिपकेगा तभी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर पाएगा। तो लेजर हैचिंग में क्या करते हैं, हम लेजर के टेक्निक के द्वारा पेशेंट के एग को शेल कर देते हैं, थिन आउट कर देते हैं, तो उसको एम्ब्रियो को हैच होने में आसानी हो जाती है। इसलिए कहते हैं लेजर असिस्टेड हैचिंग। हैचिंग इज ए नॉर्मल थिंग, पर अगर हम लेजर के साथ असिस्ट कर देते हैं तो वो हैचिंग इजी हो जाती है। और कई बार जो देखने में बहुत अच्छा एम्ब्रियो और बहुत अच्छा ब्लास्ट है, हमें देखने में तो अच्छा डाला हमने, पर वो यूट्रस में जाके हैच ही नहीं हो पाया, और वो धीरे धीरे वहीं पे सूख के खत्म हो जाता है। तो अगर हम हैचिंग में उसकी हेल्प कर देंगे तो ऑफ कोर्स इम्प्लांटेशन इंप्रूव हो जाएगा। सो डॉक्टर राजुल, क्या ये कॉस्टली टेक्निक है? और कई बार लोग बोलते हैं कि एम्ब्रियोज कम है तो क्यों अलग अलग टेस्टिंग पे जाना? तो क्या ये एम्ब्रियोज हमारे पास जब ज्यादा हो, क्वांटिटी ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, देन वी कैन ऑप्ट फॉर दिस नो, टेक्निक? नो, देखो ज्यादा क्या होगा, तो आपको क्या ज्यादा एम्ब्रियो डालने से कुछ फायदा होगा? अगर किसी को प्रेग्नेंट होना है तो उसे दो दो एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो में भी प्रेगनेंसी आएगी। इनफैक्ट वेस्ट में तो इस समय सिंगल सेलेक्टिव एम्ब्रियो ट्रांसफर का ट्रेंड है। 2-3 राइट। एम्ब्रियो डाल के हमें मल्टीपल प्रेगनेंसी नहीं करनी है, ट्विंस ट्रिपलेट नहीं करने हैं, वो छोटे छोटे बच्चे करके प्रीमेच्योर डिलीवरी लेके कोई फायदा नहीं। आप एक एग डालो पर अच्छी क्वालिटी का डालो। एंड लेजर हैचिंग में कोई लॉस नहीं होता है। ये डिपेंड करता है आपकी टेक्निक, आपकी मशीन, आपकी स्किल, आपका एक्सपीरियंस। यहाँ आपके डॉक्टर का और एम्ब्रियोलॉजिस्ट के एक्सपीरियंस की जरूरत राइट। तो हम जो हमारे पास क्वेश्चन आया था उनको हम ये कह सकते हैं कि यू कैन आस्क योर डॉक्टर, जब आप नेक्स्ट टाइम एम्ब्रियो ट्रांसफर पे जाते हैं, देन यू कैन आस्क योर डॉक्टर टू प्लीज यूज दिस टेक्निक। हो है। सकता यूज है। blastocyst. First thing is blastocyst, and ब्लास्टोसिस्ट। use embryoscope technique. And sometime you can use embryo glue. ग्लू ऐसा होता है जिस जिस मीडिया में हम अगर एम्ब्रियो डाल के यूट्रस में डाल ट्रांसफर करेंगे तो वो ग्लू के कारण उसमें जाके चिपक जाएगा, तो ऑफ कोर्स जब एडहेयर होगा तो प्रेगनेंसी बढ़ेगी। तो दीज आर द फ्यू राइट। टेक्निक्स। सो मैम, एम्ब्रियो ग्लू के कितने सक्सेस रेट इज व्हाट? आई एम यूजिंग स्पेशली एम्ब्रियो ग्लू उन दोज केसेस जहाँ पे वो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तीन तीन अटेम्प्ट फेलियर हैं, दो दो अटेम्प्ट फेलियर हैं, स्पेशली ओनली इन द फेलियर केसेस। और जो कि उम्र के लोग होते हैं, जो 40 ईयर्स 38 ईयर्स के होते हैं, उनमें मैं रूटीन केसेस में क्यों अननेसेसरी आईवीएफ को महंगा किया जाए। माय एम इज टू कीप द आईवीएफ ट्रीटमेंट फॉर मिडिल क्लास, फॉर नॉर्मल इंडियन पेशेंट के पॉकेट में उसको अफोर्ड कर सके। इट शुड बी अफोर्डेबल। So राइट। मेरे यहाँ IVF it's a affordable IVF. That is the first thing. बिल्कुल, क्योंकि जब भी हम आईवीएफ का नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो बहुत बहुत कॉस्टली है
एंड जितना हो सके हम इसको अवॉइड करें, बिकॉज यस इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू बर्न अ होल इन आवर पॉकेट. सो ऐसा नहीं है. अगर आपको लगता है कि आपको आईवीएफ करवाने की ज़रूरत है और आपको अफोर्डेबिलिटी का इशू है, देन आई वुड सजेस्ट यू कैन विजिट डॉक्टर राजुल त्यागी इन जावित्री हॉस्पिटल इन लखनऊ. ज़रूर मिलिए एक बार, हो सकता है आपकी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ों का सॉल्यूशन And निकले. one हाँ जी. more, we have installed a new technique, that is a piezo technique, piezo EXI technique, जो कि इंडिया में अभी फर्स्ट हमारे ही सेंटर में आई है. जापान में बहुत यूज हो रही है. और इसमें क्या है, एक खराब से खराब स्पर्म को भी हम चुन के एग में डाल सकते हैं और फर्टिलाइज करा सकते हैं. और सो दूसरा, मैम प्लीज आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पीजोथेरेपी प्लीज. पीजो में क्या होता है, हम नॉर्मली हम इक्सी में क्या करते हैं, स्पर्म को काटते हैं, निडल को, स्पर्म की जो टेल है उसको हिट करते हैं और उसके बाद एक एक स्पर्म को निडल में पिक करते हैं और उसको एग में इंजेक्ट करते हैं. बट इसमें इसमें इंजेक्शन करने के दौरान हो सकता है एग में डैमेज हो जाए. तो इसलिए कई बार ये होता है कि 6 एग्स निकले थे लेडी के, पर केवल 2 ही फर्टिलाइज हुए. पीजो इक्सी में एग का डैमेज होने का कोई चांस नहीं. 600% फर्टिलाइजेशन है पीजो इक्सी में. इसलिए पीजो इज बेटर देन नॉर्मल इक्सी. एंड पीजो के द्वारा हम ऐसी कई बीमारियों को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं फैमिली में, जो जेनेटिक में डिजीज है, जो कि मदर से कैरी कर सकते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, मदर का साइटोप्लाज्म निकाल कर दूसरा साइटोप्लाज्म उसमें डाल सकते हैं, जिसके कारण जेनेटिक मटेरियल तो सेम रहेगा, वही पेरेंट्स रहेंगे, पर जो पेरेंट्स में जेनेटिक इनहेरिट बीमारियां वो दूर हो सकती है. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली उन लोगों में जिनमें कुछ बीमारियां मदर की साइड से जाती कैरी होती है. राइट, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो बिकॉज व्यूअर्स का तो पता नहीं, बट दिस इज न्यू फॉर मी. एंड थैंक यू डॉक्टर राजुल फॉर शेयरिंग दिस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. सो मैम एक और लेटेस्ट टेक्निक का आजकल बहुत जोर है, लोग बहुत बात करते हैं, और उसका नाम है स्टेम सेल थेरेपी. तो या आप प्लीज. स्टेम सेल दो तरह से यूज कर सकते हैं. स्टेम सेल पेरिफेरल ब्लड सेल से भी यूज कर सकते हैं एंड बोन मैरो से भी यूज कर सकते हैं. बोन मैरो हम मरीज के पैर की जो नीचे की हड्डी होती है उससे भी ले सकते हैं, या हिप बोन के पीछे के हिस्से से भी ले सकते हैं. और ये बहुत ही मतलब बहुत कॉस्टली थेरेपी नहीं है. इसको एक आम आदमी, क्या लोअर मिडिल क्लास भी इसको अफोर्ड कर सकता है. और स्टेम सेल थेरेपी दो चीज़ों में मेनली यूज करते हैं, जहाँ पे यूट्रस की क्वालिटी अच्छी ना हो, एंडोमेट्रियम कमजोर हो. मरीज को 2-3 बार आईवीएफ किया जाए और उसका कहा जाए कि यूट्रस की लाइनिंग कम है, तो उसमें अगर हम स्टेम सेल डालते हैं, और स्पेशली ट्यूबरकुलोसिस जिनको होता है उनके लिए इट इज वंडरफुल. एंड स्टेम सेल जिन पेशेंट्स में एग कम होते हैं, अगर हम स्टेम सेल्स डालें, बेसिकली स्टेम सेल क्या होते हैं, जो जहां पे डालेंगे वो उस तरह का काम करने लगेंगे. अगर हम ओवरी में डालेंगे तो ओवरी के सेल्स की तरह काम करने लगेंगे. स्पेशली इस पेशेंट में जिसमें एग की कमी है, एग कम बना रही है, अगर हम स्टेम सेल इंजेक्ट करेंगे तो वो लेडी एग ज्यादा बनाने लगेगी. तो उसको बाहर से डोनर का एग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कोई भी नहीं चाहता कि बाहर से किसी और का एग लिया जाए. बच्चे में सब लोग अपना अंश चाहते हैं, तो स्टेम सेल उनके लिए बहुत प्रॉमिसिंग है. सो डॉक्टर राजुल, जैसे कि आपने बोला कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी टेक्निक के बहुत फायदे हैं, एंड व्हाट अबाउट द कॉस्ट फैक्टर? आई सेड कि स्टेम सेल बहुत चीप, बहुत, भाई पेशेंट ही की से तो निकाल के ले रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं लेना, कुछ नहीं. मरीज का ब्लड ले गए, मरीज के ब्लड से भी कर सकते हैं और बोन मैरो से भी कर सकते हैं. तो इट इज नॉट मोर देन 20,000 30,000 से ज्यादा का खर्चा नहीं है, जो कि एक आईवीएफ का पेशेंट बड़े आराम से कम इजीली अफोर्ड कर सकता है. Right. So, Dr. Tyagi, what exactly is the difference between PRP and stem cell therapy? PRP is in fact one sort of a stem cell therapy, but PRP Okay. क्या होता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. PRP तो Mm-hmm. प्लेटलेट ब्लड से निकाली जाती है. ब्लड को पहले वॉश किया जाता है 2-3 बार और उसमें से वो वाली लेयर ली जाती है जिसमें ये प्लेटलेट रिच, जिसमें प्लेटलेट ज्यादा हो, स्टेम सेल्स ज्यादा हो, वो वाली चीज को उसको हाँ PRP बोलते हैं, जिसको यूट्रस में भी डाल सकते हैं, एग में भी डाल सकते हैं. और जो
बोन मैरो से लिए जाते हैं। बोन मैरो में जहाँ पे ब्लड बनने की कैपेसिटी होती है, जहाँ पे नॉर्मली कहते हैं ना बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गई, उसका ब्लड बनने लगा, तो बोन मैरो से अगर हम थोड़ा सा 10 ml हम बोन मैरो निकाल लें और उससे हम वो स्टेम सेल अगर हम डालें तो दे आर मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू पीआरपी। ओके, पीआरपी इज ओके। वन सॉर्ट ऑफ a stem cell only. तो it can vary from patient to patient, their medical conditions, and obviously, doctor is the best Yes. judge to decide what to use. Basically, it is doctor competency also. Whether they Right, are, or center is competent to do stem cell or PRP, that is the main thing. right, right. So, डॉक्टर राजुल, बहुत केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे सब कुछ ठीक लगता है आपको, अगर आप डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तब भी, लेकिन उसके बाद भी फेलियर्स होते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें, या कहें कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको लगता है, जो हम एक सरल भाषा में बोलें कि बिल्कुल रामबाण है, इससे तो सक्सेस होना कन्फर्म ही है, तो ऐसा कुछ First, बताइए? first thing तो we have to be very tender and very careful, caring for patient. सबसे पहले important है proper counseling, उसको proper console करो, ये चीज़ है। उसके बाद आप पीजीटी करके देखिए। रिपीटेड आईवीएफ फेलियर है तो हो सकता है हमें देखने में जो एम्ब्रियो अच्छा लग रहा हो उसमें कुछ जेनेटिक डिफेक्ट हो, तो एम्ब्रियो डालने से पहले उसका क्रोमोसोम्स का एनालिसिस करें, उसका पीजीएस करें और देखें क्या ये डिफेक्टिव एम्ब्रियो है या सही एम्ब्रियो है। यूजुअली मैंने ये देखा है जो या रिपीटेड आईवीएफ फेलियर केसेस होते हैं उनके एम्ब्रियो में कहीं ना कहीं, अगर सब कुछ ठीक है, एंडोमेट्रियम ठीक है, एम्ब्रियो बहुत अच्छा बना है, उसके बाद भी पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, अगले साइकिल में मैंने उनका पीजीटी करा तो 100% मुझे अब तक मेरे को पीजीटी में 100% सक्सेस मिली है, जिसका मैंने पीजीटी करके केस किया है। कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जो नेगेटिव हुआ मेरे यहाँ। वाओ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो डॉक्टर, एक बहुत बड़ा मिथ भी एसोसिएटेड है विद पीजीटी। पीपल आर सेइंग कि अगर आप पीजीटी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एम्ब्रियो खराब हो जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? यस, बिल्कुल सच्चाई है। पर अगर हम ये देखना है हमें कौन से दिन के एम्ब्रियो का करना है। अगर 3 दिन के एम्ब्रियो का करना है, एम्ब्रियो का अगर हम पीजीटी कर दें, यस, उसमें एम्ब्रियो में कहीं न कहीं कुछ न कुछ डिफेक्ट आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ज़रूर आएगा, बट हाँ, कुछ चांसेस हैं। पर अगर डे 5 5वें दिन के ब्लास्टोसिस्ट का, ब्लास्टोसिस्ट में भी बाहर की लेयर का अगर हम सेल निकाल के करेंगे, 100% उसमें कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। पर हाँ, पीजीटी बहुत रिफाइंड टेक्निक है, इसके लिए डॉक्टर का बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। इसके लिए मैं 2 बार, एक बार बार्सिलोना गई हूँ और एक बार यूसीएल लंदन, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में जाके ट्रेनिंग ली। स्टिल उसके बाद बहुत साल प्रैक्टिस करी, अब कहीं जाके हम पीजीटी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो इट इज़ अ बिल्कुल, वेरी हाइली स्किल्ड टेक्निक है। दैट इज़ बिल्कुल। व्हाट। और तभी व्यूअर्स, हम हमेशा आपसे ये कहते हैं कि जब भी आप अपना फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट सिलेक्ट करें तो प्लीज एक बार लैब जरूर चेक कर लीजिए कि Yeah, that क्या is the first thing, कंडीशन first thing. है। Let's राइट। सो डॉक्टर, वील टेक another query over here. Is there any way to increase uterus vascularity? Can this be the reason of embryo implantation failure with uterine biophysical score of 14 or 16? Can ever result be positive pregnancy? I had TB PCR negative but PAM positive. Had two implantation failure with 24AA graded blastocyst. Age is 31. Can PCOS may affect egg quality? यस, पीसीओ कैन अफेक्ट एग क्वालिटी। पीसीओ में एग तो बहुत बनेंगे, बट पीसीओ के एग हो सकता है देखने में बहुत अच्छे लगे, एम्ब्रियो बहुत अच्छे बने, ब्लास्ट 4AA बने, जो कि आपके केस में 4AA गए, बट वो ब्लास्ट पीसीओ में एन्यूप्लॉइडी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप उनका पीजीएस पीजीटीए करा के तब आप उसका आईवीएफ 2 रिपीट कराएं। अदरवाइज अगर आप कराएंगी तो मुझे लगता है आपके यूट्राइन बायोफिजिकल स्कोर अच्छा है, वेस्कुलरिटी अच्छी है अगर, तो आप जरूर प्रेग्नेंट होंगी। तो गो फॉर पीजीटीए, दैट इज द फर्स्ट थिंग आई विल टेल। और अगर डॉक्टर राजुल एम्ब्रियोज ही अब फ्रोजन नहीं है तो देन शी हैज टू स्टार्ट द साइकिल अगेन।
यस, शी हैज टू गो अगेन, फिर से साइकिल करे, पहले पीजीटीए कराए, उनको फ्रीज कराए, उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में डलवाए। पहली बात तो फ्रेश साइकिल में डलाए नहीं, जिस महीने, जिस मंथ, जिस साइकिल में उसके एग बन रहे हैं उस साइकिल में ना करवाए, फ्रोजन साइकिल कराए। उस फ्रोजन साइकिल के सक्सेस रेट फ्रेश साइकिल से ज्यादा होते हैं। तो दूसरी बात, पीजीटीए करा के कराए। दोस टू थिंग्स उसको देखनी है अपनी। राइट। डॉक्टर त्यागी, ऐसा क्यों है कि फ्रोजन इज बेटर देन फ्रेश? बिकॉज कुछ साल पहले देखें तो हम हमेशा फ्रेश ट्रांसफर ही होता था, तो इसलिए इसलिए कि पहले हमारी टेक्निक, हम लोग वी वर डूइंग स्लो फ्रीजिंग, तो उसमें बहुत सारा एम्ब्रियो का डैमेज होता था। जो हम एम्ब्रियो बाद में थॉ करके या मतलब गर्म करके वार्म करके जब यूज करते थे, उनकी वायबिलिटी, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी जितनी फ्रेश की होती थी। बट विद द इवेंट ऑफ दिस विट्रिफिकेशन, अब फ्रीजिंग की टेक्निक बदल गई है। पूरा वर्ड स्लो फ्रीजिंग की जगह रैपिड फ्रीजिंग, जिसे विट्रिफिकेशन कहते हैं, वो करार करता है। तो उसमें एम्ब्रियो की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आता, वन। नंबर टू, फ्रेश साइकिल में क्योंकि मरीज की हार्मोन की वैल्यू इतनी आगे पीछे होती है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है एंडोमेट्रियम की, जितनी की फ्रेश साइकिल की होती है, तो जितनी की फ्रोजन साइकिल की होती है। तो इसलिए फ्रोजन साइकिल इज बेटर एज कंपेयर टू द फ्रेश साइकिल, स्पेशली इफ द पेशेंट इज गिविंग हिस्ट्री ऑफ फेल्ड साइकिल, यू शुड नेवर गो फॉर ए फ्रेश साइकिल। ओके। डॉक्टर राजुल, अगर बात करें तो हम अभी तक थोड़ा फोकस हमारा फीमेल्स पे था, हम फोकस शिफ्ट करते हैं, मेल्स की तरफ आते हैं। तो मेल्स में बहुत इश्यूज होते हैं आजकल, खासकर पहले सिंपल हम मोटिलिटी देखते थे, हम काउंट देखते थे और हम आगे बढ़ जाते थे ट्रीटमेंट के लिए, बट नाउ अडेज वी हैव टू लुक इनटू डिफरेंट फैक्टर्स। सो प्लीज, व्हाट आर दीज फैक्टर्स एंड हाउ वी कैन रेक्टिफाई द कंडीशंस इफ these factors are affected? यस, पहले हमारे यहाँ ये होता था इनफर्टिलिटी मीन्स फीमेल प्रॉब्लम, बट नो, नाउ फीमेल्स, मेरे को तो लगता है मेल आर गोइंग अहेड देन द फीमेल। तो 40% चांस कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इज द मेल पार्टनर। एंड दैट सेक्सुअल प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए, केवल स्पर्म पैरामीटर को अगर हम देखा जाए, तो स्पर्म पैरामीटर बहुत डिफेक्टिव हो गया है। काउंट ही नहीं, उनकी क्वालिटी, वी हैव टू सी, वी डोंट नीड मच ऑफ काउंट। पहले जब हम पढ़ते थे तब तक 80 million, 40 million, then came to be 20 million. अब जो है 15 million is okay count. So count is not important thing. Main thing उनकी morphology, sperm की shape कैसी है, and number two, उसकी उसका फंक्शनिंग कैसी है, उसके वो वायबल हैं, नॉन वायबल हैं, कैसे हैं। और तीसरी चीज, उसका डीएनए कैसा है। डीएनए टूटा हुआ तो नहीं है, फ्रेगमेंटेड तो नहीं है। तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स शुड बी ऑलवेज डन इन ऑल केसेस ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, स्पेशली जिनके स्पर्म कम हो या जिनके स्पर्म कम चलने वाले हो, उन केसेस में आपको स्पर्म डीएनए टेस्ट करना चाहिए। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। सो कहीं ना कहीं हमको चीजें मिस नहीं करनी है, चाहे वो एक माइनर सा कंसर्न है, बिकॉज वी रियली नीड टू वर्क हार्ड टू मेक दिस ट्रांसफर सक्सेसफुल, एंड देयर आर मेनी इश्यूज, मेनी कंसर्न्स, वी ऑल नो दैट। लेकिन जैसे डॉक्टर राजुल ने बोला कि हर कंसर्न, हर इशू का सोल्यूशन जरूर है, और टेक्नोलॉजी ने हमें ये सोल्यूशन बहुत भरपूर दिया है। Dr. Rajul, usually people says that if you are going for transfer, then please आप hysteroscopy जरूर कराइए. What could be the reason for this? Why doctors are suggesting? Why people are opting for this? कि ट्रांसफर से पहले हिस्ट्रोस्कोपी होना ही है. अगर डॉक्टर सजेस्ट नहीं करता तो पेशेंट पूछता है डॉक्टर से कि उसका तो हुआ था हिस्ट्रोस्कोपी, आपने मेरा क्यों नहीं किया? तो यही मिथ हमें करना है क्लियर। हिस्ट्रोस्कोपी मैंडेटरी नहीं है, पहले कहा जाता था मैंडेटरी है, बट नहीं, विद द इवेंट ऑफ द गुड अल्ट्रासाउंड मशीन, व्हाई टू गो फॉर इन्वेजिव एनेस्थीसिया, दिस टाइप ऑफ थिंग। आप एक अच्छा 3D अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड अगर 3D करा है तो आप सब कुछ डायग्नोस कर सकते हैं, स्पेशली इन केसेस जिसमें आपकी एंडोमेट्रियम थिन है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छी नहीं है, आपको लग रहा है कोई फाइब्रॉइड है, कोई पॉलिप है, कुछ अलग नॉर्मल से हटके हैं, तब तो ठीक है, बनता है। आपके थिन एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग बहुत पतली है, तब हिस्ट्रोस्कोपी रिकमेंडेड है। अदरवाइज रूटीन में नो, नो। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इनफर्टिलिटी हैज clearly said कि no role of routine hysteroscopy. So please don't waste money,
And please don't go for unnecessary anesthesia or unnecessary operative procedure. I say like this. Right. And doctor, how to rectify the condition we are dealing? I can say that almost 50% of women are suffering from this condition, thin endometrium lining, and they are repeatedly asking कि हम क्या कर सकते हैं मैम इसको ठीक करने के लिए, हमारा ट्रांसफर डिले होता जा रहा है. What could be the reasons? And आपकी तरफ से ऐसे लोगों के लिए सजेशंस. थिन एंडोमेट्रियम का फर्स्ट हमें वाकई में ये केस आइडियल केस है फॉर हिस्ट्रोस्कोपी. वी हैव टू डू द हिस्ट्रोस्कोपी, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज. हमें उसका कारण देखना है, क्यों ये थिन एंडोमेट्रियम है, उस कारण को हमें खत्म करना है. स्पेशली ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट में पेशेंट को एटीटी ट्यूबरक्लोसिस की दवाई देनी है और उसके बाद उसको हार्मोन थेरेपी देनी है. एटलीस्ट 3 to 6 मंथ तक हमें हार्मोन थेरेपी देनी चाहिए. आईवीएफ करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए. आईवीएफ ओके, एज हो रही है, उसका एग बना लो, एम्ब्रियो बना लो, फ्रीज कर लो, पर जब उसकी एंडोमेट्रियम अच्छी हो ट्रांसफर तभी करो, है ना. रोज रोज एग नहीं बनते उसके. एक बार एग बन गया मतलब समझो उसका पूरा लाइफ टाइम का काम आपने कर दिया, और उसकी एंडोमेट्रियम अच्छी करने के बाद ही डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि उसका ट्रांसफर करे. तो अगर थिन एंडोमेट्रियम है तो गो फॉर हिस्ट्रोस्कोपी, हार्मोन थेरेपी, और बहुत सारी चीजें हैं, एस्प्रिन, सिग्नाफेल, बहुत सारी चीजें मेडिकल थेरेपी हैं, एंटीऑक्सीडेंट, लाइफस्टाइल चेंज है, एंटीबायोटिक. And of course, that PRP and stem cell is also one of the very good, promising result-giving therapy. And ma'am, we have one query related to PRP also. That is it really necessary to go for n number of PRP No, cycles? no. N number is not recommended, at not more than 2 or 3, and that should be given before the treatment starts. मतलब जिस महीने आपको जिस साइकिल में आपको उसका ट्रांसफर करना है, उससे 1 साइकिल और 2 साइकिल पहले आपको 2 या 3 अटेम्प्ट, बस नॉट मोर देन 3, 2 और 3 अटेम्प्ट ऑफ पीआरपी करने में फायदा है. और पीआरपी करने के बाद उसको हार्मोन थेरेपी दीजिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जरूर आपकी एंडोमेट्रियम 100% इंप्रूव करेगी. जैसे कि पीआरपी अगर आप हेयर फॉल में देते हैं तो ये नहीं है कि एक बार दिया तो आपके पूरा हेयर फॉल या बॉल्ड पैच खत्म हो गया. इट इज सेम विद द एंडोमेट्रियम. So you need a repeated 2-3 cycle of PRP. Okay, that is. And PRP should not be given as a routine. जैसे normally लोग ऐसे ही simple PRP करते हैं. It should be always given hysteroscopy guided. Hysteroscopy करके inject करना चाहिए. Simple PRP नहीं करना चाहिए. That is the thing. So, ma'am, what is the difference between this simple PRP and hysteroscopy? पीआरपी तो ऐसे होता है, पेशेंट ओपीडी में आया, पेशेंट लेटा, आपने एक सिंपल एक कैथेटर से यूट्रस में जैसे आईयूआई करते हैं इस तरह से वो पीआरपी का सैंपल लिया और वो इंजेक्ट कर दिया. बट इट इज नॉट गोइंग टू यूजफुल. आपको उस लेयर में जो जैसे कहते हैं निच, निच वो जगह होती है जहां से सेल बनना शुरू होती हैं, स्टेम सेल्स जहां पे जाके एक्ट करती हैं. तो आपको वो सब एंडोमेट्रियल लेयर, एंडोमेट्रियम की जो नीचे की सतह है, जो कि हर महीने सेल रीजनरेट करती है और जो कि मेंसेस में फिर बाद में शेड हो जाते हैं, तो उस लेयर में इंजेक्ट करना है, सबक्यूटेनियस इंजेक्ट करना है, लाइक दैट. Okay, जैसे this is बोटॉक्स में really है, important. आपके स्किन में इंजेक्ट करते हैं, इसी तरह से पीआरपी को आपकी यूट्रस की लाइनिंग के अंदर इंजेक्ट करना है. तो वो आप हिस्ट्रोस्कोपी गाइडेड ही कर सकते हैं. कर सकते हैं, राइट, अंडरस्टूड. एंड आई थिंक दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट. व्यूअर्स प्लीज नोट दिस. हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी गलत डॉक्टर से या कुछ गलत चीजें पूछ रहे हैं, बट अगर आपको कोई ये कहता है कि मेरा पीआरपी हुआ और मैं सुबह गई और बस उन्होंने करके वापस भेज दीजिए, तो प्लीज ध्यान रखिए कि उनका पीआरपी ठीक तरीके से नहीं हुआ है. ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आज डॉक्टर राजुल ने हमें बताया. तो नेक्स्ट टाइम इफ समवन इज सेइंग कि मेरा पीआरपी हुआ, तुमने क्यों नहीं कराया, तो जस्ट मेक श्योर कि आपके डॉक्टर ने प्रोसीजर आपके साथ अच्छे से किया कि नहीं, और जिस दूसरे ने आपको बताया उसका क्या प्रोसीजर था. इट्स नॉट दैट. यस, वन पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पेशेंट का जब सपोज करो ब्लड से पीआरपी हो रहा है
तो पीआरपी का सैंपल लेने के 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। पीआरपी बनने के 10 से 15 मिनट के अंदर वो सैंपल बॉडी में इन्फ्यूज हो जाना चाहिए, मतलब यूट्रस में चला जाना चाहिए। अगर आपने सैंपल लिया उसके 3 घंटे बाद आप उसका पीआरपी कर रहे हैं, इसका मतलब वो पीआरपी आपका बेकार हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेल डाई हो जाएंगी जो जिस राइट। चीज के लिए आप कर रहे हो। तो दैट इट हैज टू बी इमीडिएट, जितनी जल्दी जैसे कर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पीआरपी। बिल्कुल। सो दो वैलिड पॉइंटर्स हैं यहाँ पे, आपने सुना डॉक्टर ने क्या बताया, और अगर व्यूअर्स आपका कहीं कुछ मिस हुआ है तो प्लीज मेक श्योर आप इस सेशन को यहीं पे दोबारा देखिए, क्योंकि ये इसी लिंक पर सेव्ड रहेगा। डॉक्टर, वी हैव अनदर क्वेरी। Thank you, doctor, for answering the query. I also wanted to know, is ERA test reliable test? सी फर्स्ट थिंग इज दिस कि नाउ एरा सेशन इज गॉन। आज से 5-6 साल पहले हम लोग बहुत एरा 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 कर रहे थे। एंड वन थिंग इज दिस, इट इज वेरी कॉस्टली। कैन यू इमेजिन 40,000 इज द कॉस्ट। तो 40,000 में भैया 90,000 1 लाख में आदमी आईवीएफ करा लेगा, जस्ट एक टेस्ट 40,000 का। इट इज एट्रोशियसली कॉस्टली। एंड वन द अदर थिंग इज, एरा टेस्ट की रिलायबिलिटी इतनी नहीं है। यस, यू कैन गो हैड विद द एरा, बट मेन थिंग इज द कॉस्ट। एंड रिलायबिलिटी का ये है कि अगर आपने एरा किया तो नेक्स्ट मंथ ही आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर होना चाहिए। Right, आपने right. आज एरा करा और 3 महीने बाद आप एम्ब्रियो ट्रांसफर करा रहे हैं, तो उस एरा की कोई रिलायबिलिटी नहीं। आइडियली ये एरा आपके इस साइकिल के बारे में बता रहा है कि आपकी ये साइकिल में आपकी एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव है या नहीं है। दिस इज एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव ऐसे। बट ये हर महीने एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी एवरी मंथ कीप्स ऑन चेंजिंग। दैट्स व्हाई एरा अब फिर से फेड हो रहा है। नाउ पीपल आर नॉट यूजिंग, नो मोर यूजिंग एरा टेस्ट। वी आई हैव स्टॉप। ओके, ओके। सो इसकी जगह कौन सा ऐसा टेस्ट या व्हाट यू सजेस्ट टू चेक द रिसेप्टिविटी? आई थिंक गुड अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट बेस्ट बेस्ट। जैसे कि कहते हैं ना, स्टेथोस्कोप इज द बेस्ट टू सी योर हार्ट की साउंड आ रही है नहीं। नई नई नहीं मशीन आ जाए कोई नहीं, बट ए गुड अल्ट्रासाउंड विद ए कलर फ्लो स्टडी, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट 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 बेस्ट। ओके, सो वी कैन से दैट टेक्नोलॉजीज हैं, बट उसका इस्तेमाल सोच समझ के करना बहुत जरूरी है। वेरी राइट। Doctor, we have another query related to septum in the uterus. What exactly is the septum? Doctor is saying that uterus is not viable for implantation. There's a septum. So this lady wants to know कि आगे क्या किया जाए? How to proceed further with this condition? सेप्टम की कितनी लेंथ है? सेप्टम पूरे यूट्रस में फुल लेंथ है? सेप्टम कैसा है? ऐसे समझिए जैसे आपके कमरा है, उस कमरे में एक पिलर बीच में आ गया है, बीम दिख रही है आपके लेंटर में, तो वो छोटी सी आपके यूट्रस की कैविटी को डिस्टर्ब कर रहा है। तो डिपेंड करता है कि वो कितनी लेंथ तक है यूट्रस के। इफ इट इज लेस देन 1/3 लेंथ, देन इट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू। इफ इट इज मोर देन 1/3, देन इट नीड्स करेक्शन। And it is a very simple hysteroscopy से उसका करेक्शन होगा। Within 6 hours patient can go and walk out from the hospital। तो सेप्टम करेक्शन डिपेंड करता है सेप्टम की डेप्थ, सेप्टम की लेंथ कितनी है, वो आपकी यूट्रस को कितनी डिस्टॉर्ट कर रही है। दैट इज द थिंग। सो डॉक्टर, अगर हम इस साइकिल में सेप्टम रिमूवल के लिए जाते हैं तो क्या नेक्स्ट साइकिल में वी कैन गो फॉर द ट्रांसफर? Yes, you can go ahead, but it is better to go for 1 or 2 month rest। 1 or 2 month rest, and after resection you should take हार्मोन थेरेपी, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थेरेपी लेनी चाहिए। जहां से आपने सेप्टम हटाया है वहां पे उस जगह एंडोमेट्रियम ग्रो हो जाए, तो एटलीस्ट 1-2 मंथ का रेस्ट लेके, मतलब टेबलेट मेडिकेशन करने के बाद फिर आप एम्ब्रियो ट्रांसफर कराएं। दैट आई फील। ओके। सो एट टाइम्स, जैसे हमने अभी बात की थिन एंडोमेट्रियम की, तो ये बहुत सारे केसेस में है। कई बार लोगों का मानना है कि थिन एंडोमेट्रियम का रीजन कुड बी फाइब्रॉइड्स, रीजन कुड बी पॉलिप्स। तो क्या पॉलिप और फाइब्रॉइड हमारे थिन एंडोमेट्रियम के रीजन हो सकते हैं, कि या ये सिर्फ हमारे यूट्रस को खराब करने के लिए ही है? फाइब्रॉइड एंड पॉलिप दोनों थिन एंडोमेट्रियम के कॉजेज नहीं हो सकते। फाइब्रॉइड के कारण क्या हो सकता है कि आपका यूट्रस की एंडोमेट्रियम उसके ऊपर अच्छी तरह से ग्रो नहीं करे, या फिर इम्प्लांटेशन ना हो। इस तरह से समझिए,
आप एक गमले में एक पौधा लगा रहे हैं और उस गमले में मिट्टी के में एक बड़ा सा पत्थर है, तो अगर आपका पत्थर है तो जो पौधा लगाएंगे तो उसकी जड़ें अंदर तक नहीं जा पाएंगी। इट इज सेम लाइक दिस। तो फाइब्रॉइड अगर साइज डिपेंड करता है फाइब्रॉइड का, व्हाट इज द साइज एंड व्हाट इज द साइज, क्या उसका साइज है, क्या उसकी लोकेशन है। अगर उसकी लोकेशन ऐसी है जहां पर हम एंडो यूट्रस डाल में बच्चा डाल रहे हैं, एम्ब्रियो डाल रहे हैं, मतलब इनर साइड एंडोमेट्रियम को डिस्टॉर्ट कर रहा है, वहां वो यूट्रस में फाइब्रॉइड अगर ऐसा है, तब हमें उसे फाइब्रॉइड को निकालना है। अगर वो फाइब्रॉइड ऐसी जगह है कि वो एब्डोमेन मतलब पेट की तरफ आगे बढ़ रहा है, तब हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना, अननेसेसरी सर्जरी करके क्यों बिना बात टाइम एंड पैसे को वेस्ट किया जाए। तो दैट इज द थिंग। एंड पॉलिप, पॉलिप को हाँ यस यू हैव टू टेक आउट, क्योंकि पॉलिप जो है वो हमेशा यूट्रस की कैविटी के अंदर होता है और कैविटी में आपको एम्ब्रियो डालना है, तो पॉलिप को आप निकालो। इट इज सिंपल प्रोसीजर, जस्ट 15 मिनट्स प्रोसीजर हिस्ट्रोस्कोपी, तो पॉलिप आपको हमेशा निकालना होता है। एंड ऑलवेज लुक फॉर इन्फेक्शन, पॉलिप इज यूजुअली रिलेटेड विद इन्फेक्शन। सो पीआईडी जिसे कहते हैं ना, पेल्विक इन्फेक्शन है, यूट्रस में स्वेलिंग है, तो प्लीज रूल आउट द इन्फेक्शन टू अवॉइड पॉलिप। सो जैसे भी आपने अभी पीआईडी मेंशन किया, सो इज पीआईडी कुड बी द रीजन फॉर इनफर्टिलिटी? Of course, PID is one of the major reason, can be a major reason of infertility. PID के कारण आपका प्रॉपर इंटरकोर्स नहीं हो सकता, PID के कारण हो सकता है आपकी ट्यूब की क्वालिटी खराब हो, PID के कारण हो सकता है आपका यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लेयर खराब हो, और PID के कारण आपका हो सकता है ट्यूब और ओवरी के बीच का रिलेशन खराब हो, एडिशंस हो, और ये भी हो सकता है PID के कारण ओवरी की जो बाहर की कैप्सूल हो वो थिक हो जाए, जिसके कारण ओवुलेशन हो के एग रिलीज ना हो सके। सो तो PID शुड बी प्रॉपरली कंट्रोल्ड। ओके, एंड किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं और क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है और कितने देर बाद हमें प्रेगनेंसी फिर से ट्राई करना चाहिए आफ्टर वर्किंग विद दिस पीआईडी कंडीशन? PID में proper hygiene and एंटीबायोटिक कोर्स, यू हैव टू लुक फॉर द सेंसिटिविटी, आपका इन्फेक्शन किस दवाई से खत्म होता है। एंटीबायोटिक का 14 डेज टू 21 डेज का कोर्स लीजिए, तो 1 and 2 मंथ का कोर्स लेवल आपको करने के बाद देन यू गो फॉर द नॉर्मल कंसीवमेंट के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर ट्यूब वगैरह खुली है, यू टेक ए PID का फुल डिटेल कोर्स ऑफ 21 डेज, दैट इज द। बट यहाँ पे हम कहें तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि आप पहले इन्फेक्शन से डील कीजिए, उसके Good, बाद this is नेक्स्ट first thing, स्टेप। first thing. One thing, इन्फेक्शन आपको प्रेगनेंसी ही सब कुछ नहीं है, आपकी अपनी हेल्थ भी बहुत कुछ है। एक क्रॉनिक पेन जो बॉडी में रहता है, बैक एक, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, डिस्चार्ज, ये सब भी PID के कारण होते हैं। तो प्रेगनेंसी तो बात की चीज है, पहले आपकी अपनी हेल्थ सही होनी चाहिए, मेंटल फिजिकल योर हेल्थ शुड बी गुड। So PID can cause a little bit mood irritation and all, because you are continuously you are having low grade pain, low grade fever. So what to have? First you should be fit. That is the thing. So doctor, we have another query related to ovarian cyst. तो इज ओवेरियन सिस्ट अगर है तो कैसे डील किया जाए उससे? You have to see what type of cyst is this. It is a simple cyst, hormone producing cyst, or it is an endometriotic cyst, or it is a some malignant cyst, depending upon and the size of the cyst. If it is less than 5 centimeter, then you can omit that cyst और आप अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर ये सिस्ट जो है बड़ी है साइज में, देन यू हैव टू डू सिस्टेक्टमी। ये नहीं करना चाहिए कि वो निडल लगा के सिस्ट को पंचर कर दिया और ट्रीटमेंट हो गया, नहीं, वो उस समय टेम्परेरी हो जाएगा और 1-2 महीने बाद वो सिस्ट फिर से रिकवर हो जाएगी। तो नेवर गो फॉर एस्पिरेशन, मतलब सिस्ट का पानी नहीं निकलवाना है, आपको सिस्टेक्टमी करानी है। बट सिस्टेक्टमी में एक चीज का ध्यान रखना है, अगर औरत के ऑलरेडी एग कम बन रहे हैं, सिस्टेक्टमी के बाद और भी कम हो जाएंगे। सिस्टेक्टमी एक तरह से ऐसे समझिए जैसे तने में एक दीमक का होल है, तो जितना दीमक का होल बड़ा होता जाएगा वो तना उतना खोखला होता जाएगा। तो जितनी बड़ी सिस्ट होती जाएगी आपकी ओवरी उतनी खोखली हो जाएगी और उतनी ओवरी में एग बनाने की कैपेसिटी कम होती जाएगी। सो सिस्ट को प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल छोटी मोटी सिस्ट आपकी PID में भी बन सकती है,
और एंडोमेट्रियोसिस में बन सकती है, जो कि मेडिकली ट्रीट हो सकती है। अगर सिस्ट बड़ी है मोर देन 10 सेंटीमीटर, देन यू शुड गो फॉर द लैप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट। नो नीड ऑफ ऑपरेशन, बड़ा लेप्रोटमी मतलब पेट काट के ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, जस्ट यू शुड गो फॉर लैप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट। राइट। सो डॉक्टर, ये अभी जब सिस्ट के बारे में बात हुई तो आपने मेंशन किया कि ड्रेन नहीं करवाना चाहिए। देयर इज वन क्वेरी रिलेटेड टू दिस कि डॉक्टर ने चॉकलेट सिस्ट होने पर उसको ड्रेन किया, तो दैट्स अब रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने यही कहा ना, आपको देखना एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, तो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट का दूसरा नाम है चॉकलेट सिस्ट। इसको कभी ड्रेन नहीं करना चाहिए, ये फिर से रिकवर हो जाएगी। यूजुअली जितनी बार मेंसेस आएगा उतनी बार ये सिस्ट बढ़ती जाएगी। तो अगर छोटी सिस्ट है तो यू टेक 2-3 मंथ का मेडिकल ट्रीटमेंट एंड देन यू गो फॉर आईवीएफ या व्हाटएवर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। पर अगर बड़ी है then you go for cystectomy, never drainage, always cystectomy, that should be the word। ये सबको पता होना चाहिए। और कोई उसमें कोगुलेशन नहीं कराना चाहिए, मतलब वो डायथर्मी जो होती है इलेक्ट्रिक करंट से, उसको जलाना नहीं चाहिए। उसके कारण क्या होगा, सिस्ट तो निकल जाएगी पर आगे फ्यूचर में आपके एग बनने और कम हो जाएंगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग। ओके ओके। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि ओवरीज को जितना कम छेड़ा जाए उतना अच्छा है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट। राइट। सो व्यूअर्स, बहुत बहुत ज़रूरी बातें आज हमने डिस्कस की हैं और टेक अवे पॉइंटर्स कहें तो बहुत ज़्यादा हैं। प्लीज़ आई वुड सजेस्ट दैट डू वॉच दिस सेशन अगेन एंड अगेन टू सी कि कहीं आप भी तो कुछ ऐसा नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी चीज़ों को ठीक कीजिए। डॉक्टर त्यागी, एक पार्टिंग नोट में व्हाट यू सजेस्ट आर व्यूअर्स, बिकॉज हमारे यहाँ मैक्सिमम 80% व्यूअर्स ऐसे हैं जो आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। सो एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड? You should go and you should see the what is the experience of the doctor। कितने सालों से वो आईवीएफ कर रहा है, कितना, जितने सालों से वो डॉक्टर आईवीएफ कर रहा होगा उतने उसने केसेस हैंडल किए होंगे। हर केस एक नया लेसन देता है डॉक्टर को। तो वन थिंग इज एक्सपीरियंस ऑफ द डॉक्टर, नंबर 2 द क्वालिटी ऑफ द लैब, कितनी हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट है, लैब की क्वालिटी देखनी चाहिए। दैट इज द 2 थिंग्स दे शुड सी। एंड अननेसेसरी atrociously महंगा नहीं होना चाहिए। आईवीएफ ट्रीटमेंट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव फर्स्ट थिंग। बिल्कुल, क्योंकि आईवीएफ सुनते ही हम सोचने लगते हैं कि कितने का पैकेज होगा, So कितने I always साइकिल। give lecture on affordable IVF। That is मैं हमेशा इसमें लेक्चर देती हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एंड व्यूअर्स, प्लीज डोंट मिस टू विजिट डॉक्टर त्यागी इफ यू आर इन लखनऊ। आपका कोई भी इश्यूज, कोई भी कंसर्न्स हैं तो प्लीज बात कीजिए। अगर आपको लगता है आप हमारी कम्युनिटी से एसोसिएट होना चाहते हैं, देन प्लीज रजिस्टर ऑन आवर वेबसाइट। डू विजिट आवर वेबसाइट एंड रीड वंडरफुल आर्टिकल्स ओवर देयर। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे आपको। और अगर लखनऊ में डॉक्टर त्यागी से मिलना है तो हमें मैसेज कीजिए, हम ज़रूर मिलवाएंगे। डॉक्टर त्यागी, इट्स रियली नाइस हियरिंग यू आउट। बहुत, अगर हम कहें तो आपने बहुत बढ़िया अंदाज से इस सेशन को किया। हमें लगा ही नहीं कि हम वो छोटी छोटी चीज़ें आईवीएफ से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। इट Same वाज for you too also। आप बहुत अच्छे एंकर हो, ब्यूटीफुली you have anchored the show। Thank you, Thank thank you, you। ma'am. Thank you. And we would really love to have you again on a session to discuss more topics, more Sure, complicated topics, I would that say. will be my Thank you, thank, ma'am. thank Thank you, Dr. Tyagi, and thank you, UNS, for arranging such wonderful sessions. Thank you, ma'am. Have a good day. you। Thank you.